ओके, क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा था कि भाई जो मैटर होता है सराउंडिंग टू अस, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई इसकी मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कुछ एक अट्रैक्ट करते हैं, इनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस रहती है। फिर मैटर का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। मैटर को अपन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ तक पढ़ा और सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। तो सॉलिड कौन होते हैं? जिनको अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। लिक्विड का शेप चेंज होता है पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और गैस में शेप एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाते हैं। सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है बहुत कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स का मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और मूवमेंट जितना ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम, लिक्विड के पार्टिकल की थोड़ी ज़्यादा, और गैस के पार्टिकल्स की और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस पे जब टेम्परेचर अपन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उनकी स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हालांकि मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोई सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट या फिर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाटर है, तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे तो आइस में होता है, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाए तो वाटर बन जाता है, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं तो 100 के बाद में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई भी मैटर का स्टेट जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसे चेंज किया जा सकता है। तो आज अपन आज की क्लास शुरू करते हैं, और उससे पहले आज का मोटिवेशन कोट कि ना संघर्ष ना तकलीफ हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो आज के इस मोटिवेशन कोट के साथ आज की अपन क्लास शुरू करते हैं। तो लाइफ में संघर्ष और तकलीफ है तो वही जीने का मजा है, और अगर आपके सीने में आग है तो बड़े बड़े तूफान भी आप रोक सकते हो। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on states of matter, on states of matter। तो देखो, जैसे जैसे किसी मैटर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं तो वैसे वैसे उसकी स्टेट चेंज होती रहती है। मैं एक पूरा आपका जो बुक का लाइन है उस लाइन को कॉट करता हूँ, उस लाइन को यूज़ करता हूँ यहाँ पे आपके नोट्स के साथ। ये देखिए, इस लाइन को आप अपन नोट्स का पार्ट बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हेन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे सॉलिड के का टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो और ज़्यादा स्पीड, ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखो क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स को आपस में कौन बांधे हुए रखा था? उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर जो है वो और ज़्यादा सॉलिड हो गया, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो उस काइनेटिक एनर्जी वाले फैक्टर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो टूटने लगेगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी विल ओवरकम। ठीक है, देखो इस लाइन को समझना, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए आप कोई दो दोस्त हो,
आपके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, दोनों पास पास में बैठते हो, और लेकिन आपको कोई भड़का दे, है ना, आपके दोस्त के लिए, तो आपके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ओवरकम हो जाएगा उस भड़काऊ बातों की वजह से, और आपके बीच की बॉन्डिंग जो है वो टूट जाएगी। तो सॉलिड्स में भी ऐसा ही होता है। सॉलिड्स में जो हीट सप्लाई की है, वो हीट सप्लाई क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का जो अट्रैक्शन बॉन्ड है, उसको उसको ब्रेक कर देती है, उसको तोड़ देती है। अगर बॉन्ड को ब्रेक कर देगी या फिर बॉन्ड के बीच का अट्रैक्शन उसको उसको और ज़्यादा प्रभावित कर देगी, तो सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द पार्टिकल्स लीव द particles leave their fixed positions and start moving more freely। अब पार्टिकल्स जो है अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे और बहुत ज़्यादा फ्रीली इधर उधर मूव करने लगेंगे। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। तो एक ऐसी स्टेट आती है जब सॉलिड पिघल जाता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, सॉलिड से लिक्विड वाली स्टेट में अपन जा रहे हैं, तो सॉलिड से ही एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें लिक्विड बन जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर, देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन, ये ध्यान में रखना। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो इसको भी अपन, इस वर्ड को भी अच्छे से समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखो, सबसे पहले, बाद में मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट की तरफ वापस लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे अपन समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझते हैं। देखो, ये हमारा धरती माँ है, अर्थ है। इस अर्थ के चारों ओर आप जैसा कि जानते हो एक गैस का पूरा चैम्बर है, बहुत बड़ा। इस अर्थ के चारों ओर गैस का चैम्बर है, और इस गैस के चैम्बर के बाहर की ओर क्या है, वैक्यूम है। यहाँ पे तो देखो गया, ये तो हो गया स्पेस, मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पे ये गैस का चैम्बर है, यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स है गैस के। जैसे एयर है, तो एयर में अलग अलग गैसेज रहती है, ऑक्सीजन रहती है, नाइट्रोजन रहती है, CO2 रहती है। तो ये क्या है, एयर है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कोई सैंपल अगर आपका है, मान लो कोई सॉलिड सैंपल है, उसको आप पिघालना चना चाहते हो, तो इस सॉलिड सैंपल पर जो ये एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं, ये जो प्रेशर लगाती है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर की गैसेज किसी भी सॉलिड सैंपल पे या फिर हमारे आसपास की चीज़ों पे जो प्रेशर अप्लाई करती है एटमॉस्फेयर की गैसेज, उसी को ही एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर applied by atmospheric gases, the pressure applied by atmospheric गैसेस, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है कौन सी है, अपन अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के सराउंडिंग में एक एटमॉस्फेयर है गैसों का, और उससे बाहर चले जाते हैं तब स्पेस आ जाता है ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर की गैसें हैं, ये किसी सॉलिड पे जो प्रेशर लगाती है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर लगाती है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन रहता है। अब मान लो अपन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे ये मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड में आइस ही ले लेता हूँ मैं, सॉलिड मैंने ली आइस, ये कोई सॉलिड आइस है। इस सॉलिड आइस को अपन को कन्वर्ट करना है वाटर में। ठीक है, ये जैसे वाटर में कन्वर्ट करना है, ये वाटर हो गया, और इधर है ये आइस, ये वाटर में कन्वर्ट करना है अपन को। ठीक है, ये तो है आइस, आइस है, और जो कि सॉलिड स्टेट में है, और इसे कन्वर्ट करना है वाटर में, और जो वाटर है वो किस स्टेट में होगा,
लिक्विड स्टेट में होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ठीक है। अब जो ये आइस है, ये सॉलिड स्टेट जो है, इस पे जो एटमॉस्फेयर की गैसें हैं ये भी क्या कर रही होगी, ये प्रेशर लगा रही होगी ना। यहाँ पे आसपास जो एयर मौजूद है वो एयर क्या कर रही होगी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई जरूर कर रही होगी। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ध्यान में रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमपी, है ना। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, इस स्लाइड में आपको क्या क्या समझना है। एक तो बात आपको ये समझ में आई होनी चाहिए कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि इट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और इस वजह से जो फिक्स पोजीशन होती है पार्टिकल्स की, वो अपनी छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद में ये जो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में थे वो सारे किस में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। और दूसरी बात कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, ऐसा कोई मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और ये कब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी यहाँ पे ध्यान से समझना। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली भी इंपॉर्टेंट बात है और ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो तीनों बातें इस स्लाइड में आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये बातें समझ में आई। आपसे अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो वो आपको समझ में आया होना चाहिए। तीसरा, आपसे ये पूछे कि मैकेनिज्म क्या होती है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की, तो ये भी आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे आपको सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो गया, उस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट अचीव हो गई। तो ये है मैकेनिज्म। ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग। ये है मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग, कि कोई सॉलिड स्टेट कैसे पिघलती है, उसकी मैकेनिज्म आप यहाँ से समझ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ से यहाँ तक वाला। ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग। ओके। यहाँ तक समझ में आया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर कोई भी आपको बात इन सब में समझ में नहीं आई हो तो। एक तो मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग, कि मेल्टिंग कैसे होती है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये तीनों बातें आपको समझ में आई होनी चाहिए। बताओ किसी को इसी बात समझ में नहीं आई तो। क्लियर है। एनीबॉडी, अगर उससे कोई समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो मेल्टिंग है, मेल्टिंग को एक और नाम भी देते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, इसको मेल्टिंग। किसी को डाउट है कोई, मेरे को आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं सुनाई दे रही है तो मैसेज कर दो। हम्म। चलो, मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग देखो, इसको थोड़ा और मैं इलोबरेट करता हूँ, थोड़ा इसमें आपको डाउट आ सकता है। उससे पहले एक पॉइंट ध्यान में रखना कि मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं। एक मिनट अपना म्यूट रखिए फोन। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ ये पॉइंट ध्यान में रखना है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। अपना माइक ऑफ करिए, अभी ऑन है।
हम्म। हाँ, मैंने बंद कर दिया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इसको अपन एक और नाम देते हैं फ्यूजन। ठीक है, जो मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस उसको फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्यूजन और मेल्टिंग सेम चीज़ है, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है। हाँ, मेल्टिंग जब होती है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बन जाती है। देखो, मैं ये जो मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग है इसको वापस इलोबरेट करता हूँ। उससे पहले ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि जो सॉलिड स्टेट है उसको लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट करते हैं उसे मेल्टिंग तो बोलते ही हैं। इसके अलावा भी क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना। दिस ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन। ओके, अब आगे लेते हैं। देखो, ये जो मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग है इसको और समझाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग देखो ध्यान से समझना, मैंने नोट वहां पे बना दिया है। इस मैकेनिज्म को और इलोबरेट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग। देखो, मैकेनिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोसेस कैसे होता है उसको इलोबरेट करना जो होता है उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे कोई भी काम हो रहा है, कोई मशीन चल रही है, तो मशीन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो मशीन चल रही है, तो उसका जो प्रोसेस ऑफ हैपनिंग है उसको अपन मैकेनिज्म बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ हैपनिंग, कोई भी दुनिया में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उस हैपनिंग के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैकेनिज्म बोला जाता है। अब जैसे मेल्टिंग की मैकेनिज्म क्या है इसको मैं और इलोबरेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लो ये दो कोई पार्टिकल है सॉलिड के। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स है, ये है इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स। अब अट्रैक्शन फोर्स तो है, एक मिनट। देखो, अट्रैक्शन फोर्स क्या करना चाहेगा? इन दोनों पार्टिकल्स को अपने पास में लाना चाहेगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या करना चाहेगा? इन पार्टिकल को दोनों को पास में लाना चाहेगा। लेकिन इनके पास इनका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। इनके पास मान लो कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वजह से क्या आ गई? इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी आ गई है, इसके पास में भी। और इसके पास में भी कोई वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से क्या आ गई है? कोई काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम्म, ये दो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। हम्म, सिंपल सी बात है। ये चीज़ समझ में आई है नहीं, ये बताओ? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये जो आपके सामने रखे हुए हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब इनको आपस में, अच्छा मैकेनिज्म को वर्ड नहीं समझे। मैकेनिज्म देखो क्या होता है, मैकेनिज्म वर्ड को समझिए। मैं प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग बता रहा हूँ कि मेल्टिंग कैसे एक्चुअल में होती है। मेल्टिंग वाला प्रोसेस कैसे होता है, उस हैपनिंग को समझना या फिर उस हैपनिंग का जो लॉजिक है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे कोई मशीन होती है, मशीन के अंदर बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, तो कोई पुर्जा कोई काम करता है, कोई पुर्जा कोई काम करता है, और फाइनली हमारे पास क्या होता है? फाइनली हमारे पास कोई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस कैसे हो रहा है, हाउ एनी प्रोसेस इज हैपनिंग, उस प्रोसेस को समझना कि कोई प्रोसेस कैसे होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग का जो मैकेनिज्म है इसका मतलब क्या है कि मेल्टिंग आखिर कैसे होती है। ये मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग के ब्रैकेट में सेटिंग लेना, हाउ मेल्टिंग अकर्स, हाउ मेल्टिंग अकर्स, अपन इसको समझ रहे हैं। ठीक है, हाउ मेल्टिंग अकर, कोई चीज़ कैसे पिघलती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फैक्टर कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियों के बीच में आपको रस्सी बांधनी है। जैसे एक गाड़ी यहाँ पे है, एक गाड़ी यहाँ पे है, मैं दो गाड़ियाँ ले लेता हूँ ऐसे।
एक गाड़ी यहाँ पे है और एक गाड़ी यहाँ पे है। इनके बीच में आपको रस्सी बांधनी है। आप, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे के बीच में रस्सी से पकड़ना है, रस्सी बांधनी है। अब देखो, अगर गाड़ी धीरे चल रही होगी तो ये आसानी से रस्सी से बांध सकते हैं एक दूसरे को, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को आसानी से बांध सकती है अगर दोनों गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही है। लेकिन दोनों गाड़ियाँ अगर फास्ट चले तो दोनों के बीच में रस्सी को बांधना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा अगर गाड़ी फास्ट चलती है तो गाड़ी फास्ट चलती है तो रस्सी से बांधना मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसी तरह से जब मॉलिक्यूल्स फास्ट चलने लगेंगे तो अब उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उस कारण उन मॉलिक्यूल्स को बांधना मुश्किल हो जाएगा, और बांधना जब मुश्किल हो जाएगा तो एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे, एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे तो सॉलिड स्टेट मेंटेन नहीं रह पाएगी, और सॉलिड से पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद सोचो, आप जब पकड़म पकड़ाई का गेम खेलते हो तो आपको कब पकड़ना आसान रह पाता है, जब आप धीरे धीरे चल रहे हो तब आपको कोई आपका दोस्त पकड़ लेता है ना। लेकिन जब आप तेज भागते हो तो क्या आपका कोई दोस्त पकड़ पाता है आपको, नहीं पकड़ पाता। तो सेम मैकेनिज्म ऐसी ही है कि सॉलिड को जब आप गर्म करते हो, हीट करते हो, तो उसमें पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है अब इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह जाता कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में पकड़े हुए रखे। और पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में पकड़े हुए नहीं रख पाएगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स अब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो पार्टिकल्स की जो स्टेट थी पहले सॉलिड थी तो अब किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। अब बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताइए। क्लियर है? हम्म। अब बताओ, किसी को डाउट है क्या, कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। क्लियर है? यस। बताओ ऋतिक, समझ में आया क्या? प्रियांश, ऋतिक, मैकेनिज्म वर्ड समझ में आया? ये जो मैकेनिज्म मैंने वर्ड लिखा है या फिर जो मेल्टिंग का प्रोसेस एक्चुअल में कैसे हो रहा है वो चीज़ समझ में आई? आप पकड़म पकड़ाई वाला गेम खेलते हो उससे समझ सकते हो कि आपकी जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। वैसे ही जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ती है तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद में नेक्स्ट जो डेफिनेशन अपन समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में अपन नाम देते हैं बी पी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बीपी होता है, ऐसे भी नाम देते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे तो क्या हो रहा है, सॉलिड से कोई स्टेट में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिक्विड को जब गर्म करेंगे, जैसे पानी को गर्म करते हैं, जैसे पानी है हमारे पास, वी हैव वाटर, जैसे ये हमारे पास पानी है ऐसे, ठीक है। और इस पानी को जब और ज़्यादा गर्म करेंगे, जब और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिक्विड वाटर है और इसका टेम्परेचर अगर और बढ़ाया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर जो है वो क्या है, एक तरह से गैस है। वाटर को गैस स्टेट जो होती है उसको वेपर बोला जाता है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट का भी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वह टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था, वहाँ पे भी अपन यूज़ करेंगे द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड converts to gas at the atmosphere pressure is called boiling point। तो boiling point हो जाएगा the minimum temperature, the minimum the minimum temperature at which liquid convert to liquid converts to gas at atmospheric pressure, at atmospheric pressure is called boiling point, is called
बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो वाटर होता है, वाटर के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे वाटर फ्रीज भी हो जा रहा है, तो इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं वाटर के लिए। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, किसी को पता है क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? किसी को पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? बताओ मैसेज में। हम्म। हाँ, 100 100 100 100 डिग्री। काफ़ी बच्चों ने सही बताया, सरस्वती, प्रियांश, हिमांशु, पीयूष, सरस्वती। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया हमने, मेल्टिंग पॉइंट समझ लिया। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट आपको एक रिलेशन बताते हैं। जैसे ये डिग्री, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कभी कभी हम डिग्री का यूज़ करते हैं, कभी कभी हम केल्विन का यूज़ करते हैं, कभी कभी हम फ़ारेनहाइट का भी यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजर करने के, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल्स पे बात करते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए मेनली 3 स्केल्स होते हैं। पहला स्केल डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरा रहता है केल्विन, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। ये 3 तरह के मेनली स्केल रहते हैं। फ़ारेनहाइट, ये 3 स्केल होते हैं जिनमें अपन कोई टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस काफ़ी फेमस है, केल्विन भी बहुत फेमस है, और फ़ारेनहाइट जो हम बुखार वगैरह कभी हमें आ जाता है तो बुखार वगैरह मेजर करने के लिए हम फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। तो आज अपन सीखेंगे कि इन तीनों में रिलेशन क्या रहता है, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिख सकते हैं, केल्विन को कैपिटल के से, और फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट किया जा सकता है। तो क्या रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में? तो देखो इसको समझिए ध्यान से। इसके लिए एक हम मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट को हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मान लो कोई टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसमें से जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट किस में, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाला, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेंटीग्रेड वाला, उसे घटा दो, डिवाइडेड बाय जो बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेंटीग्रेड वाला, उसमें से मेल्टिंग पॉइंट घटा दो डिग्री सेंटीग्रेड वाला, और इसका जो रेशो होगा, कोई जनरल टेम्परेचर जो होगा केल्विन टेम्परेचर वाला, उसमें से घटा दो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो कि दिया हुआ है केल्विन टेम्परेचर में, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट आप ले लो केल्विन टेम्परेचर वाला, माइनस कर दो मेल्टिंग पॉइंट केल्विन टेम्परेचर वाला। ये इक्वल होगा टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट स्केल माइनस फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट एट फ़ारेनहाइट स्टेट
माइनस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट फ़ारेनहाइट पॉइंट। देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में आराम से एकदम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यूज़ करने में इतना ही ज़्यादा आसान है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से इस फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है। आपको कैसे याद रखना है, ये तो कोई जनरल टेम्परेचर हो गया, जनरल टेम्परेचर में से बॉइलिंग पॉइंट घटाया, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100, तो T माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 0 हो जाएगा। केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट 273.15 ज़्यादा होता है कितने, डिग्री सेंटीग्रेड से। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 273.15, सॉरी 273.15 प्लस 100। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला पैरामीटर है उस स्केल में वाटर का, वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूं तो केल्विन स्केल में वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 373.15 केल्विन, और मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। ये केल्विन स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल में अगर मैं बात करूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है 212 फ़ारेनहाइट। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल में, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल में ये होता है 32 फ़ारेनहाइट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट 100 एंड 0, केल्विन स्केल में 373.15 एंड 273.15, फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट एंड मेल्टिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट। तो देखो जो पीछे वाला फॉर्मूला है हमारा, ये इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि कोई टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड वाला, माइनस कर देंगे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिग्री सेंटीग्रेड में 100 हो गया, डिवाइडेड बाय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0। ये इक्वल हो जाएगा केल्विन वाला टेम्परेचर माइनस बॉइलिंग पॉइंट वाटर का केल्विन टेम्परेचर में 373.15 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट वाटर का केल्विन स्केल में 373.15 माइनस मेल्टिंग पॉइंट वाटर का केल्विन स्केल में, ये इक्वल हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर माइनस फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिवाइडेड बाय फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट 212 माइनस फ़ारेनहाइट स्केल का मेल्टिंग पॉइंट जो कि हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और देखो ये भी चीज़ ध्यान में रखना, ये इक्वल टू हो जाएगा कोई भी टेम्परेचर अगर हो जाए, मान लो आपको एक नया स्केल भी डिज़ाइन करना हो, ये जो फॉर्मूला है इस पे मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये हालांकि ये पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला एक्स्ट्रा में मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपके बुक में केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। मैं आपको काफ़ी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फ़ारेनहाइट वगैरह भी बता रहा हूँ। और कोई जनरल स्केल भी होता, अगर मान लो कोई जनरल स्केल भी लिया जाता, उस पर नया अपन को स्केल बनाना होता, नया कोई मेजर करने का तरीका बनाना होता, तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा उस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट माइनस उस स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका डिवाइड। तो ये तो कोई जनरल स्केल के ही हो गया। कोई जनरल स्केल यानी कि कोई नया आप स्केल बनाना चाहते हो, है ना। मान लो किसी का नाम है पिंकू, तो पिंकू में वो टेम्परेचर मेजर करना चाहता है। जैसे अपन किस में मेजर करते हैं, डिग्री में करते हैं, केल्विन में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं। आप कोई खुद का अपना स्केल बनाना चाहते हो कि पिंकू स्केल है, 10 पिंकू में वाटर फ्रीज होता है या फिर मेल्ट होता है, और कोई 200 पिंकू में वाटर बॉईल होता है। तो उस स्केल का भी आप टेम्परेचर स्केल डिज़ाइन कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। थोड़ा सा आगे की बात है,
लेकिन अपन तसल्ली से समझेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे, तो आप इसके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 में से 0 गया, 100 बचा, विल बी इक्वल टू टी केल्विन माइनस 373.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस में 273.15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू टी एफ माइनस फारेनहाइट वाला टेम्परेचर माइनस में 212 डिवाइडेड बाय 212 में से 32 गया, ये बच गया 180। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो आप कोई भी स्केल का टेम्परेचर दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इस पे कल और बात करूँगा। आपको मैं एक घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, देखते हैं आपको ये कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया। हो सकता है आपको ये फॉर्मूला समझ में ना भी आया हो, तो कल मैं दोबारा, कल नहीं परसों, कल तो संडे की छुट्टी रहेगी, तो परसों मैं दोबारा इस फॉर्मूले को लूँगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना उसका आंसर क्या आया। क्वेश्चन है कन्वर्ट कन्वर्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर into Kelvin and Fahrenheit scale Fahrenheit scale। तो केल्विन और फारेनहाइट स्केल जो है उसमें आपको 80 डिग्री टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। ये सवाल है, आपके लिए होमवर्क है, तो आपको ये सॉल्व करना है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कर पाते हैं। और ये फॉर्मूला अगर समझ में नहीं भी आया टेम्परेचर स्केल के लिए, तो नेक्स्ट क्लास तक आपको और वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में जब आप अपन इसको वापस दोबारा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, देखते हैं आप में से कितने लोग ट्राई करके इसको सही आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से आगे लेंगे, और आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, नोट्स को कॉपी पे उतार लें, क्योंकि आपको नोट्स बहुत एक अच्छी क्वालिटी के नोट्स मिल रहे हैं। आपका जो कंटेंट मिल रहा है आपको पूरा प्री फाउंडेशन लेवल का मिल रहा है, थोड़ा हाई लेवल मिलेगा इसमें। जो नॉर्मल आपकी 9th क्लास का जो कंटेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ये जो मैंने स्केल का फॉर्मूला दिया है आपको, टेम्परेचर स्केल का, ये आपकी 9th क्लास की बुक में वैसे नहीं है, लेकिन ये जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं NTNC ओलंपियाड वगैरह, उनमें ये काफ़ी पूछा जाता है। तो आपका प्री फाउंडेशन लेवल भी साइंस की इस क्लास के माध्यम से स्ट्रांग हो रहा है, ये आपको बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों। आज के लिए इतना ही।